जय हिंद जय भारत। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं 21 सितंबर 2021 का करंट। इसका पहला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने एक पहल अभियान शुरू किया है। आपको याद रखना है, एक पहल अभियान, अगर पेपर में आपसे बोला गया एक पहल अभियान या फिर एक पहल ड्राइव, तो ये जो है दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे बोला गया एक पहल ड्राइव और एक पहल अभियान, तो ये दोनों जो है ये दोनों सेम है। और इसे शुरू किसने किया है, तो इसे शुरू किया है विधि और न्याय मंत्रालय, यानी ऑप्शन नंबर डी विधि और न्याय मंत्रालय ने। ठीक है। और अगर आपसे पूछा गया कि विधि और न्याय मंत्रालय के मंत्री कौन है, अगर आपसे पूछा गया कि विधि और न्याय मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो इसके मंत्री है किरण रिजिजू। ठीक है, इसके मंत्री हैं किरण रिजिजू। ठीक है, किरण रिजिजू। ठीक है। अगर आपसे बात की जाए आखिर ये एक पहल अभियान जो है या फिर एक पहल ड्राइव, इसका आखिर उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य एक ही है, घर घर तक न्याय पहुंचाना। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, किसका एक पहल अभियान का, इसका उद्देश्य है घर घर तक न्याय पहुंचाना। ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि है, सहकारिता मंत्रालय के पहले संयुक्त सचिव कौन है। तो आपको याद रखना है, जो सहकारिता मंत्रालय है, सहकारिता मंत्रालय यह सबसे नवीनतम मंत्रालय है। ठीक है, यह जो है सहकारिता मंत्रालय, यह भारत की सबसे नवीनतम मंत्रालय है। ठीक है। और पूछा गया प्रश्न में, पहले सहकारिता मंत्रालय के पहले संयुक्त सचिव कौन है, तो इसके जो मंत्री हैं, सहकारिता मंत्रालय जो है इसके मंत्री हैं अमित शाह। इसके जो मंत्री हैं अमित शाह, इसके मंत्री अमित शाह। और अगर आपसे पूछा गया इसके पहले संयुक्त सचिव कौन है, तो इसके पहले सचिव अभय कुमार सिंह। ठीक है, इसके पहले सचिव है अभय कुमार सिंह, अभय कुमार सिंह। ठीक है, याद रखना है, इसके मंत्री हैं सहकारिता मंत्रालय के मंत्री अमित शाह और इसके सचिव हैं अभय कुमार सिंह। ठीक है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो कि है, सहकारिता मंत्रालय की गठन का उद्देश्य क्या है। तो इसका गठन का उद्देश्य एक ही सेंटेंस आपको याद रखना है, जो कि है सहकार से सिद्धि। ठीक है। अगर आपसे पेपर में पूछा गया सहकारिता मंत्रालय की गठन का उद्देश्य क्या है, आपको एक सेंटेंस याद रखना है और ये ऑप्शन में दिया गया रहेगा, जो कि है सहकार से सिद्धि। ठीक है, आपको एक सेंटेंस याद रखना है जो कि सहकार से सिद्धि। अगर आपसे पूछा गया सहकारिता मंत्रालय का गठन का उद्देश्य क्या है, सहकार से सिद्धि। अगला प्रश्न है, उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कहाँ से हुआ। उज्ज्वला योजनाएं जो है, ये दो उज्ज्वला योजनाएं है। पहली है, अगर आपसे पूछा गया पहली उज्ज्वला योजना, तो जो पहली उज्ज्वला योजना है ये शुरू हुई थी 1 मई 2016 को। यह जो उज्ज्वला योजना यह शुरू हुई थी, कहाँ से शुरू हुई थी, पहली उज्ज्वला योजना, और यह शुरू हुई थी बलिया उत्तर प्रदेश से। ठीक है, यह शुरू हुई थी बलिया उत्तर प्रदेश से। और अगर आपसे पूछा गया दूसरी उज्ज्वला योजना, यानी उज्ज्वला योजना 2. तो अगर आपसे पूछा गया ये, तो ये शुरू हुई थी 10 अगस्त 2021 को जो है ये उज्ज्वला योजना 2.0 शुरू हुई थी। अगर आपसे पूछा गया कहाँ से, तो ये शुरू हुई थी महोबा उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये शुरू हुई थी महोबा उत्तर प्रदेश से। ठीक है, याद रखना। अगर आपसे पूछा गया इनका उद्देश्य क्या था, इनका उद्देश्य था एलपीजी गैस। ठीक है, याद रखना, पहली उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 बलिया से, दूसरी उज्ज्वला योजना 10 अगस्त 2021 महोबा से। अगला प्रश्न है, टीका उत्सव कब से कब मनाया जाता है। तो जो टीका उत्सव है, टीका उत्सव जो है ये 11 अप्रैल से 14 अप्रैल जो है इसके मध्य टीका जो उत्सव है मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा 11 अप्रैल को क्या हुआ, तो 11 अप्रैल को जो है ज्योतिबा फुले जो है इनका जन्म हुआ था। ठीक है, आपको याद रखना है 11 अप्रैल को ज्योतिबा फुले का जन्म हुआ था। ठीक है, और 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
BR अम्बेडकर जो है इनका जन्म हुआ था। ठीक है, याद रखना है 11 तारीख को ज्योतिबा फुले का जन्म और 14 तारीख को डॉक्टर BR अम्बेडकर का जन्म। ठीक है, अगला प्रश्न है इंद्रजाल क्या है। तो आपको याद रखना है जो इंद्रजाल जो है यह स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, यह क्या है, अगर आपसे पूछा गया इंद्रजाल क्या है तो इंद्रजाल जो है यह स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम है। अगला प्रश्न है, यानी हमारा आज का दूसरा प्रश्न है 2 सितंबर 2021 में भारत के 17वें ग्रैंड मास्टर कौन है। ठीक है, आपको पहले एक बात बता होनी चाहिए कि यह जो ग्रैंड मास्टर जो है यह किस खेल संबंधित है। यह एक जो ग्रैंड मास्टर है यह किस खेल संबंधित है। तो आपको याद रखना यह जो है यह शतरंज खेल से संबंधित है। ठीक है, ये जो ग्रैंड मास्टर है यह शतरंज खेल से संबंधित है, यानी चेस से जो है ये ग्रैंड मास्टर संबंधित है। ठीक है, और आपसे पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस ये हम मनाते हैं 20 जुलाई को। ठीक है, 20 जुलाई को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस। कब? 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस। अगर आपसे प्रश्न के अनुसार आपसे पूछा गया सितंबर 2021 में भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर कौन है। तो अगर आपसे पूछा गया भारत के, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे है 70वें ग्रैंड मास्टर। ठीक है, यहाँ पे है 70वें ग्रैंड मास्टर। तो भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर हैं राजा ऋत्विक। ठीक है, याद रखना है भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर हैं राजा ऋत्विक। ठीक है, ये कहाँ के हैं तो ये वारंगल तमिलनाडु के। ठीक है, अगर आपसे पूछा गया कि जो राजा ऋत्विक हैं ये कहाँ के हैं, तो अगर आपसे पूछा गया ये राजा ऋत्विक कहाँ के हैं तो यह है वारंगल के हैं, जो कि कहाँ पे है, ये तेलंगाना में। ठीक है, वारंगल तेलंगाना के कौन है, राजा ऋत्विक भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर हैं। और अगर आपसे पूछा ग्रैंड मास्टर जो है यह किस खेल से संबंधित है, ग्रैंड मास्टर जो है यह चेस खेल से संबंधित है। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि है भारत की सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है। ठीक है, भारत के सबसे, यहाँ पे मिस्टेक, यहाँ पे भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है। आपको याद रखना है भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर हैं डी गुकेश। कौन है? डी गुकेश जो है भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर है। पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर, तो जो पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर है वो है विजय लक्ष्मी। ठीक है, पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर है विजय लक्ष्मी। भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर डी गुकेश, भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर डी गुकेश और भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर विजय लक्ष्मी। ठीक है, विजय लक्ष्मी। तो हम देखते हैं अगला प्रश्न जो कि है कोनेरू हम्पी। जो कोनेरू हम्पी जो है ये किस खेल संबंधित है। आपको याद रखना है जो कोनेरू हम्पी जो है यह किस खेल संबंधित है, तो यह संबंधित है शतरंज से, यानी चेस से जो है यह संबंधित है। सिर्फ भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर। ठीक है, याद रखना है भारत के ये तो 70वें ग्रैंड मास्टर मैंने आपको बताया जिनका नाम है राजा ऋत्विक। और आपसे पूछा गया कि भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर कौन है, तो यह है राजा हर्षित। ठीक है, यह है राजा हर्षित जो है ये भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा गया रामप्पा मंदिर, तो ये जो रामप्पा मंदिर है, ठीक है लिख के देता हूँ, रामप्पा मंदिर जो है, ये जो रामप्पा मंदिर है यह जो है तेलंगाना में है। ठीक है, यह जो है ये तेलंगाना में है और ये जो है यूनेस्को के अंदर भारत में यूनेस्को के अंदर जो है 39 जो स्थान है इस पे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये ऐड है। अगर आपसे पूछे 40वां स्थान कौन सा है, तो 40वां स्थान है धोलावीरा। ठीक है, 40वां है धोलावीरा और 39वां कौन सा है, रामप्पा मंदिर। 39वां है रामप्पा मंदिर और 40वां है धोलावीरा। अब हमारा आज का तीसरा प्रश्न है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस कब मनाया जाता है। तो ये जो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस है यह जो है सितंबर माह के तीसरे शनिवार को, यानी 18 सितंबर को जो है
हम लाल पांडा दिवस मनाते हैं, ठीक है। 18 सितंबर को हम लाल पांडा दिवस मनाते हैं। और अगर आपसे पूछा गया कि यह जो लाल पांडा है जो है यह किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो यह जो है ये हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पाया जाता है? यह जो है यह हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता है। कौन सा पांडा? लाल पांडा, ठीक है। और प्रश्न के अनुसार अगर आपसे पूछा गया लाल पांडा जो है, लाल पांडा को किस राज्य का राजकीय पशु घोषित किया गया है? लाल पांडा जो है यानी लाल पांडा को किस राज्य का राजकीय पशु घोषित किया गया है? तो लाल पांडा जो है इसे घोषित किया गया है सिक्किम का राजकीय पशु, ठीक है। सिक्किम का राजकीय पशु लाल पांडा को घोषित किया गया है, ठीक है। सिक्किम का राजकीय पशु, ठीक है। और तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 18 सितंबर को लाल पांडा दिवस। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हैं पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है। तो पराक्रम दिवस जो है यह हम मनाते हैं 23 जनवरी को, ठीक है। 23 जनवरी को हम मनाते हैं सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस के अवसर पर। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय महिला दिवस जो है यह मनाते हैं 13 फरवरी को, ठीक है। 13 फरवरी को हम राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। और किनके जन्म दिवस पर? तो यह जो राष्ट्रीय महिला दिवस है यह मनाते हैं सरोजिनी नायडू जो है इनके जन्म दिवस पर हम यह मनाते हैं, ठीक है। सरोजिनी नायडू इनके जन्म दिवस पर। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? अगर आपसे पूछा गया विश्व पर्यटन दिवस, विश्व पर्यटन दिवस, ये जो विश्व पर्यटन दिवस है यह मनाते हैं 27 सितंबर को। 27 सितंबर को हम मनाते हैं विश्व पर्यटन दिवस। अगला प्रश्न है शिक्षक दिवस, टीचर्स डे। टीचर्स डे हम मनाते हैं 5 सितंबर को। अगला प्रश्न है विश्व साक्षरता दिवस। तो ये जो विश्व साक्षरता दिवस है ये मनाते हैं 8 सितंबर को, ठीक है। विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। राष्ट्रीय हिंदी दिवस हम मनाते हैं 14 सितंबर को। अगर आपसे पूछा गया विश्व हिंदी दिवस, तो विश्व हिंदी दिवस हम मनाते हैं 10 जनवरी को जो है हम विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं, ठीक है। याद रखना है राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। अगला प्रश्न है हमारा आज का चौथा प्रश्न है हाल ही में किसने प्रगति मोबाइल ऐप जो है यह लॉन्च किया, ठीक है। आपको याद रखना है प्रगति मोबाइल ऐप। तो यह जो प्रगति मोबाइल ऐप है आपको याद रखना है LIC ने इसे लॉन्च किया है। अगर आपसे पूछा गया LIC की फुल फॉर्म क्या है? LIC की फुल फॉर्म है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है। LIC की फुल फॉर्म है, आपको लिख के देता हूँ मैं LIC की फुल फॉर्म। तो ये जो LIC इसकी फुल फॉर्म है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो ठीक है LIC की फुल फॉर्म में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। इसने LIC ने लॉन्च किया है प्रगति ऐप को। अगर आपसे पूछा है इस प्रगति ऐप से क्या होगा, तो इस प्रगति ऐप का सिंपल उद्देश्य यह है कि जो विकास अधिकारी हैं उनके उपयोग के लिए जो है यह प्रगति ऐप लॉन्च किया गया है, ठीक है। याद रखना LIC ने इसे लॉन्च किया है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए LIC। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो कि है सुपेश पोर्टल का संबंध किससे है। तो ये जो सुपेश पोर्टल है उससे पहले आपको बता दूं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी SEBI इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये SEBI सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। SBI की फुल फॉर्म है SEBI नहीं SEBI की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगर आपसे बात कीजिए इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी
1988 में इसकी स्थापना हुई थी। और किस अधिनियम से हुई थी? तो इसकी हुई थी 1992 के अधिनियम से। तो 1992 का अधिनियम था, ठीक है, 1992 का इसका अंदर जो है 1992 का इसके अंदर अधिनियम था किसका? SEBI का 1992 का अधिनियम था, लेकिन इसकी स्थापना हुई थी 1988 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सुपेश पोर्टल। सुपेश पोर्टल जो है इसका संबंध है सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है। सुपेश पोर्टल का संबंध है सुप्रीम कोर्ट से। अगला प्रश्न है विद्यांजलि पोर्टल। तो यह जो विद्यांजलि पोर्टल है इसका संबंध तो शिक्षा से है। और इसके अंदर क्या है? तो इसके अंदर जो छात्र और शिक्षक हैं, छात्र और शिक्षक जो है ये जो विद्यांजलि पोर्टल है इसके अंदर, इस पोर्टल के अंदर जो छात्र और जो शिक्षक हैं इन दोनों का जो है विकास होगा। इन दोनों जो स्टूडेंट और जो टीचर हैं इन दोनों का इसके अंदर विकास होगा, ठीक है। यह है सुपेश पोर्टल के अंदर, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो कि है आनंदम ऐप। तो ये जो आनंदम ऐप है, कौन सा ऐप? आनंदम ऐप। इस ऐप को लॉन्च किया है LIC ने, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने इसे लॉन्च किया है। टेलीकॉम सेक्टर में FDI की सीमा, मैंने आपको कल या फिर परसों के जो है करंट अफेयर में मैंने आपको पढ़ाया था कि जो टेलीकॉम सेक्टर है, टेलीकॉम सेक्टर इसके अंदर जो FDI है इसकी सीमा कितनी बढ़ा दी है? तो इसके अंदर इसकी सीमा हो चुकी है 100%। इसके अंदर इसकी सीमा हो चुकी है 100%। और बजट में बीमा क्षेत्र में FDI की सीमा, ठीक है, बजट में बीमा क्षेत्र में FDI की सीमा, याद रखना टेलीकॉम अलग है और बजट में बीमा क्षेत्र में जो FDI की सीमा है वो अलग है। तो इसके अंदर जो बजट में बीमा क्षेत्र में जो FDI की सीमा थी वो पहले 49% थी और इसे बढ़ाकर अब कर दिया है 74%, ठीक है। याद रखना बजट में जो बीमा क्षेत्र है इसमें पहली FDI की जो सीमा थी वो थी 49% और इसे बढ़ा के कर दिया 74%, ठीक है। ये थी बजट में बीमा क्षेत्र में FDI की सीमा। और टेलीकॉम सेक्टर इसके अंदर FDI की सीमा हो चुकी है 100%, ठीक है, 100%। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो कि है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो विश्व का सबसे लंबा हाईवे होगा कितना किलोमीटर का है? तो आपको याद रखना है तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है। कौन सा? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। यह जो है यह विश्व का सबसे लंबा हाईवे होगा, ठीक है। यह विश्व का सबसे लंबा होगा। सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा विश्व का सबसे लंबा हाईवे, ठीक है। पॉइंट नोट करके दिखाता हूँ। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पहला पॉइंट हो जाएगा इसका विश्व का सबसे लंबा हाईवे। दूसरा पॉइंट है कितने किलोमीटर का है? तो यह है 1380 किलोमीटर का यह नेशनल हाईवे है। और बात की जाए कितने लेन का है, तीसरा पॉइंट कितने लेन का है? तो यह 8 लेन का है, ठीक है। 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहला है विश्व का सबसे लंबा हाईवे है, दूसरा है 1380 किलोमीटर का है यह हाईवे है, एक्सप्रेसवे है। और अगर आपसे पूछा गया कितने लेन का है तो यह 8 लेन का है, ठीक है, होगा ये। अगर आपसे पूछा गया कि कहाँ से कहाँ का है तो आपको याद रखना है सोना हरियाणा, ठीक है। हरियाणा के अंदर जो सोना है यहाँ से मुंबई, ठीक है, यहाँ से मुंबई तक जो है यह हाईवे है, ठीक है। सोना हरियाणा के अंदर आ जाएगा और मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। तो सोना और मुंबई जो है सोना से लेकर मुंबई तक यह एक्सप्रेसवे है। याद रखना क्वेश्चन के अनुसार कितने किलोमीटर का है? 1380 किलोमीटर का है, ठीक है। और यह जो है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, यह जो है एशिया का पहला एक्सप्रेसवे है, ठीक है। यह एशिया का ऐसा पहला एक्सप्रेसवे है जिसमें पशुओं की आवाजाही के लिए जो है ओवरपास है, ठीक है। एंड याद रखना यह एशिया का पहला एक ऐसा एक्सप्रेसवे है जिसमें पशुओं के आवाजाही के लिए ओवरपास है, ठीक है। एशिया का जो है पहला ऐसा एक्सप्रेसवे है जिसमें पशुओं के लिए
आवाजाही के लिए ओवरपास है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, इसे याद कर लेना। ठीक है, अगर आपसे पूछा गया कि यह जो है इसके अंदर कितनी सुरंगें आती हैं, तो इसके अंदर कुल जो है 2 सुरंग आती हैं। ठीक है, याद रखना, इसके अंदर जो है कुल 2 सुरंग आती है। पहली सुरंग जो है यह आएगी मुकुंदरा अभ्यारण्य। ठीक है, याद रखना, पहली आएगी मुकुंदरा अभ्यारण्य में, जो कि कहाँ है, जो कि राजस्थान में है। पहली आएगी मुकुंदरा अभ्यारण्य में, जो कि राजस्थान में है, और दूसरी आएगी माथेरण में। ठीक है, दूसरी आएगी माथेरण में, जो कि कहाँ है, जो कि है महाराष्ट्र में। ठीक है, दूसरी आएगी माथेरण में, जो कि कहाँ है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, या अगर आपसे पूछा गया कितने राज्यों से और किन किन राज्यों से यह गुजर कर जाएगी, तो यह जो है 6 राज्यों से गुजर कर जाएगी, जिनमें पहला मैं आपको बताता हूँ, आप नोट कर लेना। पहला है हरियाणा, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है राजस्थान, चौथा है मध्य प्रदेश, पांचवा है गुजरात और छठवा है महाराष्ट्र। ठीक है, याद कर लेना, वापस बताता हूँ। हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, इन 6 के जो ये 6 राज्य है, इनसे जो है यह दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे गुजरेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि है भारत का पहला 14 लेन का एक्सप्रेसवे। तो भारत का पहला 14 लेन का एक्सप्रेसवे है दिल्ली से मेरठ एक्सप्रेसवे। ठीक है, याद रखना, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। ठीक है, दिल्ली से मेरठ एक्सप्रेसवे जो है यह भारत का पहला 14 लेन का एक्सप्रेसवे है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि है सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट। तो ये जो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है ये केरल में है। ठीक है, यह कहाँ है, तो यह केरल में है। अगर आपसे पूछा गया कहाँ से कहाँ तक है, तो यह जो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट जो है यह कसारगो जो है केरल में है, कसारगो, यहाँ से सीधा तिरुवनंतपुरम जो है कसारगो से तिरुवनंतपुरम जो है, यहाँ पर एक सेमी हाई स्पीड जो रेल कॉरिडोर है, यह जो है एक्सप्रेसवे बनेगा। कहाँ से कहाँ तक, कसारगो से तिरुवनंतपुरम तक एक्सप्रेसवे बनेगा। कितने किलोमीटर का, तो 530 किलोमीटर का बनेगा। कहाँ, ये जो और किस प्रोजेक्ट के तहत, सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के तहत, किस राज्य में, केरल राज्य में। और ये कैसा होगा, कैसा रेल कॉरिडोर है, तो ये एक सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि है हाल ही में मनोरमा महापात्र का निधन हो गया, वो थी। तो यह जो मनोरमा महापात्र है यह क्या थी, यह एक साहित्यकार थी। ठीक है, यह जो है एक साहित्यकार थी और एक ओडिसी भाषा की साहित्यकार थी। ठीक है, आपको याद रखना है, यह जो है यह एक ओडिसी भाषा की साहित्यकार थी। ओडिसी भाषा की यह साहित्यकार थी कौन, मनोरमा महापात्र ओडिसी भाषा की साहित्यकार थी। और अगर आपसे पूछा गया कि भारत के अंदर कुल कितने क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, पूछा गया अगर आपसे भारत के अंदर कुल कितने क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, तो भारत के अंदर कुल क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं 6। ठीक है, याद रखना, भारत के अंदर कुल 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, और उनमें से पहली, या फिर आपको मैं लाइन वाइज बताता हूँ कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं। एक है तमिल, ठीक है, पहली है तमिल, दूसरी है तेलुगु, तीसरी है कन्नड़। ठीक है, याद रखना, पहली तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिशा और संस्कृत। ठीक है, पहली है तमिल, दूसरी है तेलुगु, तीसरी है मलयालम, चौथी है कन्नड़, पांचवी है ओडिशा और छठवीं है संस्कृत। याद रखना, ये 6 जो हैं ये 6 हैं भारत की क्लासिकल लैंग्वेजेस। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि है पद्मा सचदेवा। तो ये जो पद्मा सचदेवा है यह एक डोगरी भाषा की कवयित्री है। ठीक है, आपको याद रखना है, पद्मा सचदेवा जो है यह एक डोगरी भाषा की कवयित्री है। डोगरी भाषा की कवयित्री कौन है, पद्मा सचदेवा। अगर आपसे पूछा कि डोगरी भाषा जो है
यह कहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है? तो यह जो है जम्मू और कश्मीर की जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है। कौन सी? डोगरी जो है यह जम्मू और कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज है। मेघा राजगोपालन, तो यह जो मेघा राजगोपालन है यह एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता है। ठीक है, ये कौन है? एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता है। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो कि है साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो यह जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है इसके अंदर जो हिंदी में, इसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार में जो हिंदी में किसने जीता है? तो हिंदी में जीता है अनामिका ने। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है इसके अंदर हिंदी भाषा में पुरस्कार जीता है अनामिका ने, और अंग्रेजी भाषा में पुरस्कार जीता है अरुंधति सुब्रमण्यम ने। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में जीता है अरुंधति सुब्रमण्यम ने। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा आज का 7वां प्रश्न जो कि है हाल ही में शोधकर्ताओं ने कहाँ पर हाईवे डोंट शार्क की एक नई विलुप्त प्रजाति के अवशेष खोजे हैं। तो आपको याद रखना है राजस्थान का जो जैसलमेर है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा जैसलमेर। राजस्थान का जो जैसलमेर है इसके अंदर खोजी गई है हाइबोडोंट शार्क जो है इसकी एक नई प्रजाति खोजी गई है। इसके अवशेष मिले हैं कहाँ पर? जैसलमेर में एक शार्क है। ठीक है, शार्क है और किसकी प्रजाति की है? तो यह है हाइबोडोंट शार्क जो है इसकी एक विलुप्त प्रजाति के अवशेष मिले हैं। कहाँ पर अवशेष मिले हैं? जैसलमेर में। ठीक है, अगर आपसे पूछा गया कि जैसलमेर जो है इसके अंदर क्यों इसके जो है अवशेष मिले हैं, तो जैसलमेर जो है एक मरुस्थल के अंदर आता है, यानी एक रेगिस्तान के अंदर आता है, और वो है थार रेगिस्तान, जिसे हम थार मरुस्थल भी बोलते हैं। तो वो जो थार मरुस्थल है इसे किसका अवशेष कहा जाता है? तो ये जो थार मरुस्थल है इसे टेथिस सागर का अवशेष कहा जाता है। यानी यहाँ जो थार मरुस्थल जो है यहाँ पे पहले एक सागर हुआ करता था। कौन सा? टेथिस सागर जो है इसका अवशेष कहा जाता है थार मरुस्थल को। इसीलिए यहाँ पर जो है एक नई समुद्री जीवाश्म मिली है, यानी जैसलमेर के अंदर जो है समुद्री जीवाश्म मिलते हैं। और अगर आपसे पूछा गया तो हाईवे डार्क की जो विलुप्त प्रजाति के जो अवशेष मिले हैं यह कितने साल पुराने हैं? तो यह है करीबन 160 मिलियन वर्ष पुराने जो है यह है। ठीक है, 160 मिलियन वर्ष पुराने यह अवशेष है। ठीक है, और अगर आपसे बात की जाए इसे किसने खोजा है, तो इसे खोजा है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। ठीक है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और IIT रुड़की ने मिलकर जो है इस हाईवे डार्क की जो विलुप्त प्रजाति के अवशेष खोजे हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना 160 मिलियन साल पुराने हैं, और ये जो 160 मिलियन साल पुराने हैं इसी के नाम पर आपको क्या करना है? आपको जो है 2 साल के अंदर इस चैनल पर 160 मिलियन सब्सक्राइबर कर देने हैं। ठीक है, 2 साल के अंदर 160 मिलियन सब्सक्राइबर कर देने हैं। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि है ओकलवुड जीवाश्म पार्क। तो ये जो ओकलवुड जीवाश्म पार्क है यह कहाँ है? ओकलवुड जीवाश्म पार्क जो है यह है जैसलमेर के अंदर। ठीक है, जैसलमेर के अंदर, राजस्थान के अंदर है ये। ठीक है, कौन सा पार्क? ओकलवुड जीवाश्म पार्क। भारत की जो है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो यह है, आपको याद रखना, यह है अरुणाचल प्रदेश। यह है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश। अब हम देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हैं प्रोजेक्ट बोल्ड। आपको याद रखना है जो प्रोजेक्ट बोल्ड है, प्रोजेक्ट बोल्ड जो है यह किससे संबंधित है? यह संबंधित बांस के उत्पादन से संबंधित है। और कहाँ से? तो यह उदयपुर राजस्थान से यह संबंधित है, और बांस के उत्पादन से यह संबंधित है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा आज का 8वां प्रश्न जो कि है शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो यह जो है इस पुस्तक के लेखक डॉक्टर प्रबलीन सिंह। आप पूछोगे पुस्तक तो बहुत सारी आती हैं, तो अब इसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में क्यों लिया गया है? तो आपको याद रखना है यह जो पुस्तक है यह किन की 400वीं जयंती पर जो है यह पुस्तक बनाई गई है। मतलब यह पुस्तक जो है
लॉन्च की गई है। तो यह पुस्तक जो है सिख धर्म के 9वें गुरु, ठीक है, आपको याद रखना है, जो सिख धर्म है, सिख धर्म के जो 9वें गुरु हैं, 9वें गुरु, जिनका नाम है गुरु तेज बहादुर, ठीक है, गुरु तेज बहादुर जो है, यानी सिख धर्म के 9वें गुरु गुरु तेज बहादुर, इनके 400वीं जयंती पर जो है एक पुस्तक लॉन्च की गई है, और उस पुस्तक का नाम है शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया, ठीक है, उस पुस्तक का नाम है शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया, शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया। और इस पुस्तक जो है, इस पुस्तक के लेखक, इस पुस्तक के लेखक है डॉक्टर प्रबलीन सिंह, इस पुस्तक के लेखक है डॉक्टर प्रबलीन सिंह। और इसको लॉन्च किसने किया है? तो इसको लॉन्च किया है भारत के जो रक्षा मंत्री हैं, यानी राजनाथ सिंह, इन्होंने इसे लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर प्रबलीन सिंह और इसे लॉन्च किया है राजनाथ सिंह ने, ठीक है। और अगर आपसे पूछा कि इस पुस्तक में ऐसा क्या लिखा गया है, इस पुस्तक में जो है 100 से अधिक जो सिख धर्म जो है इनकी कहानियाँ लिखी गई हैं, ठीक है, 100 से अधिक सिख धर्म की जो है कहानियाँ लिखी गई हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा आज का 9वां प्रश्न, जो कि है किस राज्य सरकार ने कैटली को जो है राज्य मछली घोषित किया है, राजकीय मछली घोषित किया है कैटली को। आप इसे चाय बांटने वाली, चाय लेने वाली कैटली मत समझ लेना, ये कैटली एक मछली है और इसे जो है राजकीय मछली घोषित किया है सिक्किम राज्य ने, ठीक है, सिक्किम राज्य ने इसे राजकीय मछली जो है यह घोषित किया है। अब हम सिक्किम के बारे में कुछ देखेंगे, जिनमें सिक्किम का पहला पॉइंट आता है सिक्किम कहाँ पे है। तो सिक्किम जो है, मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूँ। सिक्किम जो है कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे सिक्किम है, यहाँ पे ऐसा वेस्ट बंगाल है तो छोटी लाइन में, ठीक है, फिर यहाँ पे बिहार है, यहाँ पे झारखंड है, और यहाँ पे जो यहाँ पे भूटान है, यहाँ पे भूटान, यहाँ पे है नेपाल, और यहाँ पे ऊपर है चाइना, ठीक है। और यहाँ पे जो मैं पूरा ब्लैक कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे अभी मैं आपको रेड करके दिखाऊंगा, रेड डॉट जो है, जहाँ पे मैं रेड डॉट करूँगा समझ लेना वो सिक्किम है, ठीक है। तो ये जो रेड डॉट जो है वहाँ पे सिक्किम है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा गया यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर एक दूसरा जो है राज्य है, देश है, जो कि है भूटान। यहाँ पे भूटान है, पिंक डॉट में भूटान है, और यहाँ पर जो है, यहाँ पर है नेपाल, ठीक है, यहाँ पर नेपाल है, और यहाँ पे ऊपर सबसे ऊपर है चाइना, यहाँ पे से ऊपर है चाइना, ठीक है। यहाँ पे भूटान है, यहाँ पे नेपाल है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे सिक्किम है, यहाँ पे भूटान है, यहाँ पे नेपाल है, और ऊपर चाइना है, ठीक है। वो आपको समझ में आ गया। अगला प्रश्न है भारत का पहला जैविक राज्य। तो भारत का पहला जैविक राज्य बना सिक्किम, ठीक है, सिक्किम जो है भारत का पहला जैविक राज्य बना है। अगला प्रश्न है सिक्किम के सीएम कौन है। तो सिक्किम के सीएम है प्रेम कुमार तवांग, ठीक है, सिक्किम के सीएम है प्रेम कुमार तवांग, ठीक है। अगर आपसे पूछा गया भारत की सबसे न्यूनतम जनसंख्या किस राज्य में है, भारत की सबसे न्यूनतम जनसंख्या है सिक्किम में, ठीक है, भारत की सबसे न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम में। अब हम देखते हैं हमारा आज का आखिरी प्रश्न, जो कि है हाल ही में किस देश को शंघाई सहयोग संगठन के 9वें पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया है। तो यह स्वीकार किया गया है ईरान को, ठीक है। एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है जिसके अंदर जो एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन है, इसके अंदर जो है इसका 9वां सदस्य जो है यह चीन ने चुना है ईरान को, ठीक है। और बात ये थी कि जो रूस जो है यह इस शंघाई सहयोग संगठन में है, और यह जो है भारत को चाहता था शंघाई सहयोग संगठन में पूर्ण सदस्य बनने के लिए। भारत जो है रूस जो है भारत को चाहता था, लेकिन जो है चीन ने बोला कि अगर भारत जो है
अगर यह पूर्ण सदस्य बना तो पाकिस्तान भी पूर्ण सदस्य बनेगा, ठीक है। तो इसी वजह से जो है 9वां जो सदस्य शंघाई सहयोग संगठन में ईरान को बनाया गया है और भारत इसमें नहीं है। भारत जो है पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और 2 साल में 160 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट कर देना, ठीक है। 2 साल में 160 मिलियन सब्सक्राइब कंप्लीट कर देना और कल तक हो सके तो 3000, ठीक है। कल तक हो सके 3000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।